Well, hello guys, and welcome back to all of you. Today we have a theorem that is Jordan-Holder theorem. That is the most important and the most time-asking theorem in the MSc examinations. So first of all, let's see what is the statement of this theorem. Every finite group having at least two elements has a composition series. यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसके पास कम से कम दो एलिमेंट हों उसके लिए कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट करने वाली है. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज दैट एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी आर इक्विवेलेंट. यानी कि यहाँ पे दो पार्ट हैं इस थ्योरम के. तो पहले पार्ट में आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि अगर कोई भी आपके पास कोई ग्रुप है और वो फाइनाइट है और उसके पास कम से कम दो एलिमेंट तो हैं तो उसके लिए कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट करेगी. और दूसरा पार्ट में आपको बोला जाता है कि अगर किसी भी ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करती है और वो दो हो जाएं तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगी. यानी कि एक टाइप से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास जो भी ग्रुप है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोजिशन सीरीज होगी, अगर दूसरी होगी तो वो उसके इक्विवेलेंट ही होगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स start the proof of this theorem. And first of all, what we have to do, we have to take a group that is a finite. So proof of this theorem is taken as proof. तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास कोई ग्रुप है और वो एक फाइनाइट ग्रुप है. सो वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी. सो लेट कर लेता हूं मैं जी बी अ ग्रुप. जी मेरे पास एक ग्रुप है बच्चों. एंड दूसरी चीज हमें लेट करनी है वो होगा इसका ऑर्डर, और मान लेता हूं कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसका एन. तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय द इंडक्शन ऑन एन. तो सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटीज क्या है, सबसे पहली पॉसिबिलिटीज आप मान के चल सकते हो कि जो एन है बच्चों ये क्या हो सकता है. ठीक है, तो लेट करता हूं मैं कि जो मेरे पास एन है वो, क्योंकि आपको ये बोला गया कि कम से कम उसके पास दो एलिमेंट तो हैं, तो मान लेते हैं कि ऑर्डर जो है ना जी का कम से कम टू तो है. इसका मतलब ये हुआ कि आप लेके चल रहे हो कि n इज इक्वल टू टू. अब अगर n इज इक्वल टू टू है तो बच्चों वो ग्रुप कैसा होगा, डेफिनेटली उस ग्रुप के पास ना दो एलिमेंट होंगे और उन दोनों में से एक तो आइडेंटिटी होगा, एक ही एलिमेंट बच गया. तो यानी कि एक ग्रुप है उसके पास एक सिंगल एलिमेंट है. इट मींस दैट अगर ग्रुप है और उसके पास सिंगल एलिमेंट है तो उसके पास जो कंपोजिशन सीरीज होगी वो कुछ ऐसी नहीं होगी. सो देन द ओनली कंपोजिशन सीरीज, अगर किसी के पास उसका ऑर्डर है दो, देन द ओनली, you can say that the only composition series, जो कंपोजिशन सीरीज होगी वो कुछ ऐसी होगी that g that must be equal to what, that is g naught, and in this group the properly contained that is g1 and that must be equal to e. क्लियर? यानी कि अगर मैं वो e एलिमेंट भी किसी सब ग्रुप में डाल दूं तो वो तो फिर ग्रुप ही नहीं रहेगा. गेटिंग अ पॉइंट? तो आपके पास एक ही सब ग्रुप होगा जिसके पास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अदरवाइज दैट ग्रुप द ऑलमोस्ट ग्रुप इज सेम, दैट g is equal to g naught and that properly contained in g naught, that is g1. तो ये आपके पास, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का. क्या ये एक कंपोजिशन सीरीज बन रही है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक तो सब ग्रुप होगा ही और वो भी नॉर्मल होगा. तो यू कैन से दैट द clearly that G1 is normal subgroup of G naught. और बच्चों इस थ्योरम के जो नोट्स हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं. सॉरी. सो ये बन जाएगा. और अगर मैं बात करूं G नोट बाय G1 की, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ग्रुप बनने वाला है, ये क्या होगा बच्चों, क्या ये सिंपल होगा? तो ये बीइंग अ प्राइम ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना होगा, प्राइम, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है टू, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा टू. तो बीइंग अ प्राइम ऑर्डर ग्रुप, प्राइम ऑर्डर ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, इज सिंपल. ये एक सिंपल बन जाएगा. यानी कि आपने सिंपल यहां तक ना ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर है ही टू, उसने कहा ना एटलीस्ट टू, बात हम टू से बड़े की भी करेंगे, बट अगर कम से कम दो है ना, तो दो ही अगर ऑर्डर है तो उसके पास दो ही एलिमेंट होंगे, एक होगा आइडेंटिटी और एक होगा कोई और एलिमेंट. उसके केस में कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी डेफिनेटली, और ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाएगी. हेंस द कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट, हेंस, और थ्योरम इज प्रूव्ड, यू कैन से दैट. और यू कैन से दैट द हेंस ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट इज कंपोजिशन सीरीज, इज कंपोजिशन सीरीज. That's all. Okay.
सीरीज ऑफ बोल सकते हैं ऑफ ग्रुप जी। तो हमारी थ्योरम प्रूफ हुई यहाँ पे। बट हमें प्रूफ करना है किसके लिए, एन के लिए, यानी कि अगर इसका ऑर्डर 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा। तो अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो क्या होगी, हम मान के चलते हैं द रिजल्ट इज ट्रू। तो ये तो प्रूफ हुआ कि रिजल्ट हमारे पास ट्रू है, किसके लिए, ये हम लास्ट स्लाइड में मैंने प्रूव कर दिया कि n इज इक्वल टू 2 के लिए तो रिजल्ट प्रूफ है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरम का, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो हमने मान लिया बाय इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस वी अज्यूम दैट हम ये मान रहे हैं कि हर एक ऐसे ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर इस ग्रुप से छोटा रहेगा, जी से छोटा रहेगा, उसके लिए कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट किया जाएगी। पिछली थ्योरम में भी तो ये बात की थी हमने। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वी अज्यूम दैट द रिजल्ट होल्ड, assume that the result hold, okay, or for all the finite group holds for all the finite group, उन सभी फाइनाइट ग्रुप के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेंगे, हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, हैविंग ऑर्डर लेस देन order of G, having order less than order of G, okay, so it means आपने ये बात क्लियर कर दी कि हर एक उस ग्रुप के लिए ये थ्योरम प्रूव होगी जब भी उस ग्रुप का ऑर्डर G के ऑर्डर से छोटा होगा, ओके। तो जितने भी ग्रुप बनाए जाएंगे उनका ऑर्डर जब तक लेस देन रहेगा इस ग्रुप के ऑर्डर से, उनके लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे ना दो केस बन जाते हैं। तो हियर टू केसेस आर अराइज, सो हियर अराइज टू केसेस, और वो दो केसेस कौन से हैं उनके ऊपर जरा बात कर ले हम। तो केस फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, फर्स्टली मैं बात करता हूं केस फर्स्ट की। अगर जो जी ग्रुप है वो सिंपल होगा, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एन का जो ऑर्डर है ना वो 2 से बड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 तक की बात हम क्लियर कर दिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि एन अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहला केस मैंने जनरेट किया, ठीक है, एन 2 से बड़ा है, तो जो ग्रुप है आपका वो अगर सिंपल होगा या नहीं सिंपल होगा। और अगर मैं कहता हूं कि इफ जी इज सिंपल, अगर तो ग्रुप सिंपल होगा तो क्या होगा। और दूसरे पार्ट में बात करूंगा कि इफ जी इज नॉट सिंपल, जो कि हमारा बनेगा केस नंबर सेकंड, और केस नंबर सेकंड इसमें बात करूंगा इफ जी इज नॉट सिंपल, ओके। तो इसको हम बाद में प्रूव करेंगे, तो पहले हम इस वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। अगर जी सिंपल है तो क्या होगा। अब देखो दोस्तों, अगर जी सिंपल है तो इसका मतलब उसके पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अगर उसके सब ग्रुप्स की आप कंपोजिशन सीरीज बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसी बनेगी, दैट इज इक्वल टू ई, क्योंकि उसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं, तो फिर सीरीज कैसे बनेगी, वो आइडेंटिटी वाले ग्रुप से सीरीज बनेगी। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो G1 है दैट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी नॉट, आइडेंटिटी है, हर एक का नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है। और अगर मैं बात करूं इसके कोशेंट ग्रुप की, तो आप लिखोगे जी नॉट बाई G1। इसका मतलब जी नॉट का मतलब क्या है, G, और G1 का मतलब क्या है, E, सेट ऑफ आइडेंटिटी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू G। और ये G क्या है, ये ऑलरेडी सिंपल है, तो आपका कोशेंट ग्रुप भी क्या आ गया, सिंपल। और एक नॉर्मल, जो एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए वो भी कंडीशन क्लियर है, और आपके कोशेंट ग्रुप सिंपल भी हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये कंपोजिशन सीरीज बन गई। सो इट इज कंपोजिशन सीरीज, बात खत्म हुई, इट इज कंपोजिशन। अब आपको नोट्स में नीचे दे रहा हूं तो आपको इजी हो जाएगा बहुत पढ़ना। इट इज कंपोजिशन सीरीज, ओके। तो इसका मतलब जब अगर जी, पहली बात हमने कहा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर n2 है तो कंपोजिशन सीरीज होगी। अब उसके बाद हमने कहा कि अगर
जी सिंपल है तो भी कंपोजिशन सीरीज हमने प्रूव कर दी, थ्योरम हमारी प्रूव होगी। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं केस सेकंड, और केस सेकंड हमें बताता है कि अगर जी सिंपल नहीं होगा तो क्या होगा। इफ जी इज नॉट सिंपल, तो अगर जी सिंपल नहीं है तो इन दैट केस इसका मतलब इसके पास, इस ग्रुप के पास कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप तो जरूर है। तो मैं मान लेता हूं कि इसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है और उसका नाम है एन। तो लेट किया मैंने, लेट एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप, एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मैंने मान लिया कि कोई जो सब ग्रुप इसके पास है ना नॉर्मल, उसका नाम है एन। ठीक है। अब आपने ये बात बोली कि जो जी है वो बच्चों फाइनाइट है, सिंस जी इज फाइनाइट। यहां पे कुछ मैं लाइनें लिखूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना तो थ्योरम बिल्कुल याद हो जाएगी। सिंस जी इज फाइनाइट, अब अगर ये फाइनाइट है सो देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइटली, ओनली फाइनाइटली मैनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, मैनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। एम आई राइट हियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे लगता है यहां तक। सब ग्रुप्स ऑफ जी कंटेनिंग एट, सब ग्रुप्स ऑफ जी कंटेनिंग एन। ठीक है, इसको मैं आपको पिक्चराइज करके बताऊंगा कितनी तो हम ये कहते हैं कि अगर इसके पास एक एन नॉर्मल सब ग्रुप है और हमें ये पता है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब इसके पास अगर कोई और भी सब ग्रुप्स होंगे तो वो भी क्या होंगे, वो भी फाइनाइटली मैनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे ऑफ जी कंटेनिंग एन, जिसके अंदर एन कंटेन्ड हो रहा होगा। ओके, अब मान लेता हूं कि एक एम एक ऐसा ही कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जिसके अंदर एन कंटेन्ड हो रहा होगा। तो मान लेता हूं कि लेट एम ले लिया मैंने, एम बी। इसको बच्चों थ्योरम को लास्ट तक देखना, और मैं बिल्कुल शुरू से लेकर जब एंड तक आपको रिवाइज कराऊंगा ना पूरी थ्योरम, आपको बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाएगी। लेट एम बी वन सच नॉर्मल सब ग्रुप, उनमें से एक ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप हमने उठा लिया जिसका नाम दे दिया मैंने क्या, एम, नॉर्मल सब ग्रुप हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट होंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो एम है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हुआ। सो यू कैन से दैट, सो एम इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। एम को आप क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर कंटेन करता तो सबसे बड़ा सब ग्रुप होगा किसका, जी का। एम इज अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, and we know that, and here you can say that, and one more thing that is important, we know that, and we know that a subgroup H of G, a subgroup H of G is maximal। कोई सब ग्रुप H मैंने मान लिया वो मैक्सिमल हो सकता है, कब, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। मैं एक बार ये लिख के आपको पूरा बिल्कुल क्लियर कराऊंगा इस ये कंसेप्ट आपका, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ये तब हो सकता है जब इफ एंड ओनली इफ जी बाई एच, अगर मैं बनाऊं क्वेश्चन बनाऊं, वो क्या हो जाए, वो सिंपल हो जाए। ये एक बहुत अच्छी थ्योरम हमने पढ़ी थी ग्रुप एंड रिंग्स के अंदर। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज, और यू कैन से दैट हेंस, आपने ये बोल दिया कि जब आप जी बाई एम बनाओगे तो ये क्या होगा, ये एक सिंपल सब ग्रुप होगा। ओके अब बच्चों यहां तक ना मैं थोड़ा सा इसको वापस आपको रिवाइज कराता हूँ चीजें, क्योंकि बड़ी कनेक्टेड चीजें हैं। हम पहले ना पहला प्रूफ प्रूव कर रहे हैं जिसमें हमने बोला कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है, उसका ऑर्डर कम से कम 2 है, तो उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज जरूर होगी। तो ठीक है जी, हमने मान लिया कि कोई ग्रुप जी है और वो फाइनाइट है, उसका ऑर्डर 2 है। अगर उसका ऑर्डर है ही 2
तो अगर टू ही ऑर्डर है तो उसके पास एक आइडेंटिटी होगी, एक कोई एलिमेंट होगा, उसके लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी, बात खत्म। फिर हमने कहा कि ठीक है जी, अब हम मान लेते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर एन टू से बड़ा है, टू से बड़ा है, तो सबसे पहले एक इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने एक चीज मान के चलते हैं कि उन सभी ग्रुप्स के लिए ये थ्योरम प्रूव होगी, यानी कि उन सभी ग्रुप्स के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी जिनका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है। फिर हमने कहा कि चलिए अगर ऐसा होगा, अब हम मान के चलते हैं कि इस ग्रुप का ऑर्डर है एन टू से बड़ा। अब ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर तो टू से बड़ा है, बट ग्रुप कैसा हो सकता है? या तो ग्रुप होगा सिंपल या फिर ग्रुप होगा नॉट सिंपल। अगर ग्रुप सिंपल होगा तो उसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तो कंपोजिशन सीरीज कुछ ऐसी दिखेगी, और उसका जो क्वेश्चन ग्रुप होगा वो भी सिंपल होगा, बात खत्म। एक हमारे पास कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी और हमारी प्रूव होगी। अब सेकंड पार्ट हमने लिया कि अगर ये ग्रुप जो है ना वो सिंपल नहीं है तो क्या होगा। अब अगर ये ग्रुप सिंपल नहीं है तो डेफिनेटली इसके पास कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जिसको हमने नाम दिया क्या, एन। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप है जिसका नाम क्या है, एन। यहाँ पे ध्यान देना। अब अगर ये एन इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप है और हमें ये पता है सिंस कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, अगर ये जी फाइनाइट ग्रुप है तो इसका मतलब इसके पास कोई फाइनाइटली बहुत से प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप और भी होंगे जिसके अंदर एन कंटेन्ड हो रहा होगा। क्योंकि जी सिंपल नहीं है तो जरूरी नहीं तो उसके पास एक ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। तो ऐसे बहुत से नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं जिनको एन एन जिसके अंदर कंटेन्ड हो रहा हो, कंटेनिंग एन। तो मैंने मान लिया कि भैया उनमें से ना एक नॉर्मल सब ग्रुप है एम, जिस जो कहीं ना कहीं एन को कंटेन कर रहा होगा। अब एक चीज और मान ली कि एम सबसे बड़ा है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर एन भी कंटेंट हो रहा है और भी बहुत सारा कंटेंट हो रहा है। तो अगर एम मैक्सिमल है तो हमें ना एक थ्योरम से ये बात क्लियर पता थी कि अगर कोई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है जैसे एच है, तो डेफिनेटली जब उसका क्वेश्चन ग्रुप बनाया जाता है जी बाई एच, ये आपको मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में भी मिल जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन ग्रुप बनता है वो डेफिनेटली सिंपल होता है। इसका मतलब हमने ये बता दिया कि जी बाई एम क्या होगा, सिंपल। एन नॉर्मल सब ग्रुप है, एम के अंदर ही एन है और एम मैक्सिमल है, इसलिए जी बाई एम क्या हो गया, सिंपल हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई? ओके। अब देखो एम क्या हो गया, सिंपल हो गया। एम अगर सिंपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो एम जो है ना वो आपका प्रॉपरली कंटेन्ड कर रहा है किसके अंदर, जी के अंदर। और दूसरी बात हमने कहा एम इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि एम एक नॉर्मल सब ग्रुप भी है जी का। और इन दोनों ही बातों से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप ऑर्डर की बात करो एम के, तो वो तो डेफिनेटली इस जी के ऑर्डर से छोटा ही होगा, चाहे कितना ही, क्योंकि उसका नॉर्मल सब ग्रुप है ये। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर से छोटा आ जाए तो डेफिनेटली उस ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब अब हम ये बोल सकते हैं, सो बाय इंडक्शन, so by induction hypothesis, so by induction hypothesis m has a composition series, m has a, तो m के पास तो डेफिनेटली क्या होगी, कंपोजिशन सीरीज होगी ही होगी। m हैज अ कंपोजिशन सीरीज, बात खत्म। तो अब अगर कंपोजिशन सीरीज होगी तो मैं उस सीरीज को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, दैट m इज इक्वल टू m नॉट, and here the properly contained, that is m1, properly contained, that is m2, and properly contained, that is m3, and as so on। और लास्ट पे आएगा कौन, m, क्योंकि n तक तो वो थे तो m r तक मान लीजिए, दैट इज इक्वल टू e। ओके, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, इस कंपोजिशन सीरीज से ना आपको दो बातें तो बड़ी सी अच्छे से क्लियर है कि जब भी m प्लस आई प्लस वन बनाओगे ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होंगे किसके, एम आई के, क्योंकि ये कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन लिख रहा हूं और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी से दो बातें बनेंगी ना, एक ये और दूसरी बनेगी इसके क्वेश्चन ग्रुप वाली। वो वाली कौन सी होती है, एम आई बाई, अगर आप एम आई प्लस वन बनाओगे ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे सिंपल होंगे। ये दोनों बातें आप इससे बोल सकते हो, ठीक है। और इन दोनों को मिला के आप दे दो इक्वेशन नंबर फोर्थ का नाम। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं ना इसी से जी कंसीडर करता हूं, जी के लिए सीरीज कंसीडर करता हूं। नाउ कंसीडर द सीरीज, तो मैंने एक सीरीज कंसीडर कर ली और उसमें नाम लिया, शुरू किया मैंने जी से, जी इज इक्वल टू जी नॉट।
और जी नॉट में प्रॉपरली कंटेंट कवर कर रहा है एम, और एम के आगे एक सीरीज थी वो अभी हमने बनाई थी पीछे, प्रॉपरली आप वही सीरीज को दोबारा से लिख दीजिए और कुछ भी नहीं, M1 and M2 and as so on, that is MR and that is equal to E. ओके, ये इक्वेशन नाम दे दीजिए 5, यानी कि इसी M वाली कंपोजिशन सीरीज से मैंने G के लिए कंपोजिशन सीरीज बनाने की छोटी सी कोशिश कर ली। अब देखते हैं कि ये सीरीज हमारी कंपोजिशन सीरीज है या नहीं। अगर ये हो गई तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई ना, सीरीज तो दिख गई आपको। अब इसमें दो बातें चाहिए, एक तो ये आपस में क्वोशंट एक दूसरे के सब नॉर्मल सब ग्रुप हो, और दूसरी हमें क्या चीज चाहिए, दूसरी हमें चाहिए कि जब भी इसको क्वोशंट ग्रुप बनाए तो वो सिंपल बने, और वो दोनों बातें हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देखो कौन कौन सी, अगर आप इसमें से, मैं चलो पूरी मैं लैंग्वेज लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में परेशानी ना हो, नहीं तो आप इसमें समझ गए हो। वी क्लेम दैट, हम यहां पे क्लेम कर रहे हैं कि जो इक्वेशन 5 है ना, इज अ कंपोजिशन सीरीज फॉर जी, इज अ कंपोजिशन सीरीज फॉर जी। हम क्लेम करते हैं कि ये जी के लिए कंपोजिशन सीरीज बन रही है, ठीक है। एंड इन दिस सीरीज वी हैव ओनली वन फैक्टर ग्रुप एक्स्ट्रा, एंड इन दिस सीरीज वी हैव, पहले आप वैसे समझ लीजिए। देखो यहां से अगर मैं बात करूं, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चों मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो ये तो कंपोजिशन सीरीज है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आपको सिर्फ इससे पीछे पीछे के लिए आपको प्रूव करना है, यानी कि दो बातें होनी चाहिए, एक ये दोनों इसके नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, और एक G बाय M अगर बनाए तो वो क्या बनना चाहिए, वो सिंपल बनना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 में बोल चुके हो कि भैया ये सिंपल है, ठीक है, दैट्स ऑल। यानी कि यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ यहां तक की परेशानी। और यहां देखो कि आप देखोगे कि M इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, आप बोल चुके हो। और अगर मैं बोलूं G बाई M, तो ये भी सिंपल है, ये भी आप पीछे इक्वेशन नंबर 3 में बोल चुके हो। तो दोनों बातें प्रूफ तो ऑलरेडी है, बस उनको अब लैंग्वेज में लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं है, ये कंपोजिशन सीरीज बन चुकी है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो इन दिस सीरीज वी हैव ओनली वन फैक्टर ग्रुप, वी हैव ओनली वन फैक्टर ग्रुप, हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर ग्रुप है, विच इज एक्स्ट्रा देन सीरीज, विच इज एक्स्ट्रा देन सीरीज, जो कि सीरीज से अलग है, ठीक है। और जो कौन सा है, दैट इज G बाई M, यही तो एक अलग है, बाकी तो पूरी सीरीज आपकी कंपोजिशन सीरीज ही है। और क्या ये सिंपल है, यस, विच इज सिंपल, एंड विच इज सिंपल आप प्रूव कर चुके हो, विच इज सिंपल, और आपने ये प्रूव किया था कहां, इक्वेशन नंबर 3 में आपने प्रूव कर चुके हो ये, ठीक है। अब चलिए आगे। अब बच्चों, सॉरी 3 में नहीं, 4th में प्रूव किया था इसको, दो कंडीशंस थी। और जो अदर फैक्टर ग्रुप्स हैं वो वैसे सिंपल है, एंड अदर फैक्टर ग्रुप यानी कि इसके जितने फैक्टर ग्रुप बनेंगे आर आल्सो सिंपल, और ये हम भी बात कर चुके हैं किसके अंदर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th के अंदर, ओके। सो एंड जो M है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी है किसका, G का, ये भी आपने बात की थी, जरा ये देख लीजिए कौन सी क्वेश्चन में बात की थी, ये था M इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये कंपोजिशन सीरीज थी, यहाँ पे दोनों आप नॉर्मल सब ग्रुप बनाए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये आपने किया थी बात किसमें के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ओके। तो इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 5 है, 5 इंप्लाइज अ कंपोजिशन सीरीज, बात खत्म, 5 इंप्लाइज अ कंपोजिशन सीरीज। तो अभी आपने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, पहले पार्ट में बड़ा बड़ा ही सिंपल था, क्योंकि आपको सिर्फ ये प्रूव करना था कि अगर कोई ग्रुप है और उसके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट है तो उसके लिए कंपोजिशन सीरीज होनी चाहिए। तो हमने इसको इजीली प्रूव कर दिया कि यस, कोई ग्रुप है अगर उसके पास 2 ही एलिमेंट है तो एक आइडेंटिटी होगा, कोई एलिमेंट होगा, और उसके लिए कंपोजिशन सीरीज वैसे ही आ जाएगी। और अगर उसके पास 2 से ज्यादा एलिमेंट है तो सबसे पहले हमने मान लिया कि उन सभी ग्रुप्स के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी जो जिनका ऑर्डर उनसे छोटा होगा, ठीक है।
तो उसके लिए मान लिया अगर जी सिंपल होगा या जी सिंपल नहीं होगा, सिंपल होगा तो बात ही खत्म, उसके पास नॉर्मल सब ग्रुप ही नहीं होगा तो कंपोजिशन सीरीज बन गई। नहीं सिंपल होगा तो आपको सिर्फ इतनी बात माननी है कि अगर सिंपल नहीं है तो उसके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, वो होगा एन। फिर एक कोई ना कोई और नॉर्मल सब ग्रुप होगा जिसका नाम क्या होगा, एम। ये एक सबसे बड़ा मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का जिसके पास एन भी कंटेंट होता होगा। अब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लिखिए और जी बाई एच से जी बाई एम बनाइए और इसको बोल दीजिए सिंपल। अब आप बोल सकते हो कि एम नॉर्मल सब ग्रुप भी है, एम कंटेंट भी करता है, एम जी बाई एम सिंपल भी है, तो इसके लिए कंपोजिशन सीरीज बन गई और इसी कंपोजिशन सीरीज को जी के लिए प्रोसीड कर दीजिए और आपकी थ्योरम प्रूव होगी, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपकी इसका थ्योरम का प्रूव हो चुका है। अब आपको okay guys, now the second part of this theorem is any two composition series for a finite group G are equivalent। तो हमें अब ये बताना है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप G है और उसके लिए अगर कोई दो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करती हैं तो वो दोनों इक्विवेलेंट होंगी। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, और इंडक्शन हाइपोथेसिस का यूज हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एन के ऊपर। किस तरीके से करेंगे देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। तो मैं मान लेता हूं कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 1 है। अगर इस ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो इसकी मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, तो कोई कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब नथिंग टू प्रूव, कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम ट्राइबल प्रूव हो जाएगी। और सेकेंडली मान के चलते हैं कि अगर इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है बच्चों, इस ग्रुप का ऑर्डर है 2। अगर 2 है इस ग्रुप का ऑर्डर तो यानी कि इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और एक सिंगल एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे भी आपको दो कंपोजिशन सीरीज बनानी है और दोनों इक्विवेलेंट होनी है। अब ऑब्वियसली बात है जिसके पास एलिमेंट ही एक है तो उसके पास दो कंपोजिशन सीरीज बनेगी कैसी, वो एक ही कंपोजिशन सीरीज होगी, वो ये होगी। सो जी हैज अ ओनली कंपोजिशन सीरीज फॉर जी दैट विल बी जी जी नॉट कंटेनिंग इन जी1 एंड कंटेनिंग इन ई। तो ये हम ऑलरेडी पिछली थ्योरम में भी बात कर चुके हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो सीरीज होती है ये कंपोजिशन सीरीज ही होती है। जी1 नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी नोट का, और जो इसका वेक्टर ग्रुप होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, सिंपल होगा। यानी कि अगर ऑर्डर जी का 1 है तो भी कंपोजिशन सीरीज होगी, और अगर जी का ऑर्डर 2 है तो भी इनके लिए कंपोजिशन सीरीज एक ही एग्जिस्ट करेगी, यानी कि कुछ खास प्रूव करने के लिए इस थ्योरम में है नहीं। अब हम मान लेते हैं कि अगर इस ग्रुप का क्या होगा, ऑर्डर जो है ना वो 2 होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट ट्रू है। तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि अब इस ग्रुप का ऑर्डर अगर 2 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा। मैं मान लेता हूं कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 से बड़ा है, ऑर्डर ऑफ जी दैट विल बी ग्रेटर देन 2। अगर बच्चों ऑर्डर 2 जी का ऑर्डर 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली इसके पास अब 2 से ज्यादा एलिमेंट होने वाले हैं। अब ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज को लेट करेंगे that now by induction hypothesis let us assume that the result holds for all the groups having order less than g। हम मान के चलते हैं बच्चों उन सभी ग्रुप्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा जिनका ऑर्डर जी से छोटा होगा। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि दो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेंगी और दोनों इक्विवेलेंट होंगी। तो फिर मान लेते हैं ना कि इस ग्रुप के पास दो कंपोजिशन सीरीज है, मैंने नाम दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का। मैंने मान लिया कि जी के पास पहली जो कंपोजिशन सीरीज होगी वो ये होगी जी नोट कंटेनिंग जी1 जी2 जी के तक, ठीक है, और दूसरी होगी H1 H2 H3 HL। के और एल फिलहाल इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो कंपोजिशन सीरीज है। हो सकता है किसी के पास 10 एलिमेंट हो सकता है कोई 50 एलिमेंट्स तक की भी कंपोजिशन सीरीज बने। तो हमने के ले लिया और एक को एल ले लिया जो कि लास्ट एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, लास्ट ग्रुप को शो कर रहे हैं। अब बच्चों ये मान लेते हैं कि दोनों कंपोजिशन सीरीज हैं। अब ये कंपोजिशन सीरीज है, इसका मतलब जो जी वाली सीरीज है ये भी आपका G2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 और G1/G2 अगर करेंगे तो वो सिंपल होगा। वही कंडीशंस ये H वाली सीरीज भी फॉलो कर रही है। दोनों सीरीज ये कंपोजिशन सीरीज है, इसका मतलब ये कंपोजिशन सीरीज की दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही हैं। अब बच्चों कहानी कहां से शुरू होती है, अब हम मान के चलते हैं कि ये जो आपने दोनों सीरीज लिए हैं, अब आपको क्या करना है, इन दोनों सीरीज को आपको इक्विवेलेंट बनाना है। दैट इज योर चैलेंज। इनको इक्विवेलेंट बनाने के लिए यानी कि इसका हर एक जो सब ग्रुप है, जो फैक्टर ग्रुप है, सभी आपस में इक्विवेलेंट होने चाहिए, सभी आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी जाके दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगी। अब हमारे पास ना इस सीरीज को बनाने के लिए दो केस अराइज होते हैं दोस्तों। एक पहला केस बन जाता है कि अगर ये जो G1 और H1 है, यानी कि पहला जो सब ग्रुप है ये बराबर होगा तो क्या होगा, और अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये यही दोनों बराबर हो गए तो ऑलमोस्ट आगे की कहानी हमारी इक्वल बन जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं मान के चलता हूं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। देखिए बच्चों, अब मान के चलते हैं कि आपका जो G1 और H1 दोनों क्या है, इक्वल है। अब अगर दोनों इक्वल है तो हम इस थ्योरम को प्रूफ दिखा देंगे, ठीक है, केस फर्स्ट के लिए। तो केस फर्स्ट में यहां पे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों।
देखो, अगर मैंने कहा कि हमारे पास जो G1 है और जो H1 है ये दोनों बराबर हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं? अब देखिए H1 क्या है, H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सो आई कैन राइट आउट H1 इज अ, थोड़ी लेंथी थ्योरम है तो हिम्मत बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ, बट इस थ्योरम को मैं बिल्कुल ऑन टिप्स आपको याद करवा दूंगा। H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H1 क्या है, सब ग्रुप है G का। और हमें एक बात ये जरूर पता है कि अगर H1 सब ग्रुप है तो इसका जो ऑर्डर होगा ना वो भाई डेफिनेटली G के ऑर्डर से तो छोटा ही होगा, जो मर्जी हो, है ना। अब अगर इसका ऑर्डर जो है वो G के ऑर्डर से छोटा होगा तो अभी हम मान के आए हैं कि इसके लिए ये थ्योरम होल्ड करेगी, है ना। तो इट मींस आई कैन से दैट सो H1 हैज टू कंपोजिशन सीरीज, सो H1 हैज टू, क्योंकि ये हमने लेट किया था कि उन सभी ग्रुप के लिए ये थ्योरम होल्ड होगी, ये दोनों कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेंगी जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा। तो H1 हैज टू कंपोजिशन सीरीज, और मैं मान लेता हूं कि पहली जो सीरीज एग्जिस्ट करेगी वो कैसी होगी और दूसरी जो सीरीज होगी वो कैसी होगी। अब आपने कहा है कि H1 जो है मैं मान लेता हूं एक सीरीज ऐसी होगी H1 कंटेनिंग G2, एंड प्रॉपरली यहाँ पे ऐसे काटा होता है, इसका मतलब प्रॉपरली कंटेन्ड है, दैट इज G2। किसी बुक में डबल इक्वल लगा के काटा होता है, किसी में सिंगल होगा, ठीक है, तो आप डोंट बी कंफ्यूज हियर। तो इक्वल में डबल भी लगा देता हूँ क्योंकि सम बुक्स आर फॉलो दिस इंडक्शन। तो एट द एंड यू विल से दैट इज प्रॉपरली कंटेन्ड एंड GK, यानी कि वो जो कंपोजिशन सीरीज थी ना अपनी इक्वेशन नंबर 2 और 3, उसको ही मैं बना रहा हूं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी G वाली, इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4, यानी कि मैंने जो यहाँ G1 था ना उसकी जगह पे H1 लिख दिया। अब देखो इसके आगे क्या था, ये तो G1 था ना, और इसके आगे क्या था, G था एक्चुअली। तो अब दूसरी जो है वो आपने बनाई थी कि वो तो H1 की जगह H1 ही लिखना है आपको, तो H1 कंटेनिंग H2 properly containing H3 and properly containing H4 and so on and properly containing HL। H वाली सीरीज आपकी L तक जाती है और ये वाली K तक जाती है। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 5 का, सॉरी। तो इक्वेशन नंबर 5 मैंने बना ली। अब देखो बच्चों, अब आपने कहा सिंस कि ऑर्डर ऑफ जो H1 है वो छोटा है G किससे, ऑर्डर ऑफ G से, तो इसका मतलब H1 के लिए जो भी कंपोजिशन सीरीज होंगी वो दोनों क्या होंगी, आपस में इक्विवेलेंट होंगी। तो अब यहां से थोड़ा सा आप फोकस कीजिए कि क्या ये दोनों सीरीज H1 के लिए, देखो यहां से आप इसको अगर प्रोसीड करोगे तो ये जो सीरीज जा रही है ये H1 की सीरीज है, और ये भी सीरीज देखो H1 की सीरीज है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट ग्रुप है वो H1 ही है। तो H1 के लिए एक सीरीज ये होगी, H1 के लिए एक सीरीज ये होगी। और आप कहते हो कि जब तक भी जिस ग्रुप का ऑर्डर G के ऑर्डर से छोटा होगा उनके लिए थ्योरम होल्ड करेगी। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी के लिए दो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करें तो वो आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। सो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, so by induction hypothesis the composition series the composition series कौन कौन सी, एक इक्वेशन नंबर 4 और दूसरी दोस्तों 5, दोनों जो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हैं ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने माना था वो यहाँ पे जाके इक्विवेलेंट होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो K और L है ये भी कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। अगर ये नहीं होंगे तो कम से कम आप ये तो जरूर और इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि वी आर डूइंग अलजेब्रा। सो K-1 को पहले प्रूव करेंगे कि K-1 और L-1 भाई बराबर होंगे, क्योंकि सीरीज दोनों इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब K और L भी बराबर होंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हम MSc कर रहे हैं और वी आर स्टडिंग अलजेब्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम अपने इंडक्शन से यूज प्रूव किया करते ना, पहले K के लिए प्रूव करते थे फिर K+1 के लिए प्रूव करते थे, तो दैट्स काइंड ऑफ रिजल्ट वी हैव। ओके दोस्तों, सो अब
ये दोनों आपने सबसे पहली चीज तो ये प्रूव कर दी कि ये के और एल तो बराबर आ गए। अब दूसरी चीज आप ये दिखाएंगे कि इनके जितने भी फैक्टर ग्रुप होंगे यानी कि जितने भी कोशेंट ग्रुप होंगे वो भी तो आप आइसोमॉर्फिक होंगे। सो यू कैन राइट आउट एंड द फैक्टर ग्रुप ऑफ ऑफ इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 के जो फैक्टर ग्रुप हैं ये क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे आइसोमॉर्फिक, आर आइसोमॉर्फिक। क्लियर। इक्विवेलेंट जब हो गए, ऑब्वियसली बात है इक्विवेलेंट है तो सब चीज बराबर होगी ना। सो आल्सो, अब जरा इक्वेशन नंबर 2 और 3 को भी थोड़ा याद कर लो। आल्सो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 जो हमारी ग्रुप बनाए थे जी के लिए कंपोजिशन सीरीज थी, ये दोनों 2 एंड 3 द ओनली फैक्टर ग्रुप, 2 एंड 3 द ओनली factor group, the only factor groups which are additional, which are additional जो कि अलग हैं थोड़े से, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ, थोड़ा सा पीछे जाइए अगर, ये थी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब देखो यहां से लेके यहां पे आपने लिख दिया उसमें जाके H1, ठीक है। तो इसके बाद से लेके और इसके बाद से लेके तो दोनों सीरीज इक्विवेलेंट हो गई। बट वो कहते हैं इससे थोड़ा सा पीछे अगर जाएं आप तो यहाँ पे ना एक जी नोट है, तो ये जी नोट और यहाँ पे इसके पीछे कौन है, और जीवन, जीवन तो जीवन को हटा के H1 लिख दिया ना। तो जी नोट और जीवन जो है ना ये दोनों थोड़े से एडिशनल फैक्टर ग्रुप बनेंगे। यानी कि जब आप जी नोट बाय जीवन बनाओगे जो कि अपनी इक्वेशन नंबर 4 और 5 में नहीं बन रहा, यहाँ पे जी नोट बाय जीवन बनेगा। अब यहाँ पे देखो भाई जी नोट बाय जीवन कहीं नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये एक फैक्टर ग्रुप जो है ना वो अलग है थोड़ा इस इक्वेशन नंबर 4 और 5 से, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। देन 4 और 5 से, ओके। और वो कौन से हैं, एक है जी नोट बाय जी1। क्या ये भी आइसोमॉर्फिक होगा एच नोट बाय H1 के? बिल्कुल होगा ना। ये देखो देखो अगर आप मैं ही लिखूं जी नोट किसके बराबर है दोस्तों, H नोट के, एम राइट। और आपका जो जीवन है ये तो ऑलरेडी H1 के बराबर है ही, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ओके। क्योंकि ये जो सीरीज थी इक्वेशन नंबर 5 वाली ये जीवन से शुरू होती, तो इससे पीछे कौन है, व्हाट इज दैट इज जी नॉट, और उसके बाद कौन है, दैट इज जी। और इसके लिए भी कौन है, H नॉट, और उसके बाद कौन है, जी। तो दैट्स वाई ये जो फैक्टर ग्रुप एडिशनल थे ये भी तो आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मतलब ये हुआ हेंस द कंपोजिशन सीरीज, हेंस द कंपोजिशन सीरीज कौन सी, सेकंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। और आपकी थ्योरम जो होगी ना प्रूव होगी दोस्तों यहां से, ठीक है। तो यहां पे मैंने थ्योरम को कर दिया प्रूव। अभी पूरी थ्योरम प्रूव नहीं है बट इसका फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया। जो केस फर्स्ट लिया था मैंने, और केस फर्स्ट क्या था कि अगर E1 और H1 बराबर हो जाए इस कंपोजिशन सीरीज के अंदर। अब मैं लेके चलूंगा ये वाला केस नंबर सेकंड, जहां पे हम ये कहते हैं कि हमारे जो H1 एंड G1 है ये दोनों बराबर नहीं हुए तो क्या होगा, लेट्स सी। चलिए बच्चों केस नंबर सेकंड बनाते हैं। केस नंबर सेकंड, अब इसमें हम लेके चलते हैं कि अगर इफ G1 और H1 इक्वल नहीं है देन व्हाट विल हैपन। अब दोनों G1 और H1 इक्वल नहीं है तो आपकी जो कंपोजिशन सीरीज है वहां पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर कंपोजिशन सीरीज फॉर G, ये हम मान के चलें आर कंपोजिशन सीरीज फॉर G, ये हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। सो G1 एंड H1 आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और अगर ऐसा है तो G1 और H1 चाहे इक्वल नहीं है बट ये दोनों के दोनों क्या है, आर नॉर्मल सब ग्रुप है
आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बच्चों, हमें हमारा टारगेट अभी भी यही है कि हमें जो 2 और 3 इक्वेशंस अपन ने बनाई है ना, उसको कंपोजिशन सीरीज को इक्विवेलेंट बनाना। अब G1 और H1 बराबर नहीं है, फिर भी हम इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से कि कोई K है, कैपिटल K, और ये बराबर है किसके, G1 इंटरसेक्शन H1 के। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, तो ये जो बनेगा, ये भी तो एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, इज नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि हम ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन है, तो इज अ नॉर्मल सब ग्रुप किसका बन जाएगा, ये भी जी का नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा। ओके, एंड अब अगर के इन दोनों की इंटरसेक्शन के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये के आपका प्रॉपरली कंटेन्ड कर रहा होगा किसमें, G1 में, और G1 प्रॉपरली कंटेन्ड करता है किसमें, G में। एम आई राइट? और यही के आपका प्रॉपरली कंटेन्ड करेगा H1 में, और H1 आपका कंटेन करता है किसमें, G में। नो प्रॉब्लम। नाउ सिंस अभी आपको ये कंफर्म हो गया कि ये के G के अंदर है और H1 में है, तो भी G के अंदर है, और जो G1 है ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का, है ना, और जो H1 है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक थोड़ी सी स्टोरी हम क्रिएट करते हैं, देखो कैसे क्रिएट करते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो दोस्तों, अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं अलग से सॉल्व, क्योंकि थोड़ा याद करना इजी हो जाता है आपको। अब देखो हमें क्या करना है, अब G1 एंड H1 यानी कि दो सब ग्रुप्स की मल्टीप्लीकेशन भी एक सब ग्रुप होती है। G1 एंड H1 इज सब ग्रुप ऑफ G। ये हम बीएससी के अंदर हमारी थ्योरम थी, इज सब ग्रुप ऑफ G। तो कुछ बच्चों को थ्योरम याद भी होगी, एच के वाली थ्योरम थी, एच के इक्वल टू के एच, ऐसी वाली। तो G1 H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर ये सब ग्रुप है, सो हम क्लेम करेंगे कि ये जो G1 H1 है ना, ये खुद G ही है। ओके, सो वी क्लेम दैट ये जो G1 H1 आप बना रहे हो, दोनों की मल्टीप्लाई का एक ग्रुप बना रहे हो, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा किसका, G का बन जाएगा। ओके, सब ग्रुप ऑफ G। तो चलिए, अब किसी को नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए आपको ये वो चीज याद है, एक्स एच एक्स इनवर्स वाली कहानी, वही मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि कोई x है वो बिलोंग करता है G1 इंटू H1 को। ओके, अब इसका मतलब एंड और y ले लेते हैं जो कि बिलोंग करता है G को। तो अब आपको x क्या बनाना है दोस्तों, एक x एलिमेंट ले लिया और एक ले लिया आपने y, तो एट द एंड आपका क्या, कौन सी चीज बनेगी, y इनवर्स एक्स वाई बन जाएगा। y इनवर्स एक्स वाई आपको दिखाना है, जो कि किस में जाएगा, G में जाएगा। ओके, राइट। तो y इनवर्स एक्स वाई विल बी मूव्स टू G1 H1, तो ये अपने आप नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा ना। तो अभी इसको नॉर्मल सब ग्रुप बनाने की प्रोसेसिंग देखते हैं। देखो आपका जो x है वो G1 H1 को बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब x कैसा होगा, ये दो सब ग्रुप्स की मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब x आपका किसी ना किसी दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन जैसा होगा। मैं मान लेता हूं कैसा होगा, देखो आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि x आपका होगा कैसा, x बिलोंग्स टू G1 H1, तो x आपका होगा स्मॉल G1, राइट, एंड H1, स्मॉल G1 एंड H1। और आप देख सकते हैं कि जो G1 है वो आपका कहां से होगा, G1 होगा कैपिटल G1 से, और H1 किसका होगा भाई, कैपिटल H1 का। एम आई राइट हियर, एम आई राइट हियर? ओके, लेट्स सी। सो वेयर नाउ व्हाट वी कैन टेक, अब मैं क्या बनाता हूं दोस्तों, देखना ध्यान से, मुझे बनाना है y इनवर्स एक्स वाई, तभी तो जाके ये नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, y इनवर्स एक्स वाई। इसको कैसे लिखेंगे, y क्या है, y तो y है, तो y इनवर्स लिख दीजिए,
x की जगह पे क्या लिखना है, g1 h1 और फिर क्या आ जाएगा y। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या कीजिए, अपनी तरफ से एक y इनवर्स y इसमें इंसर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ y इनवर्स लिखा, यहाँ पे लिखा g1 और यहाँ लिख दिया मैंने y, और यहाँ लिख दिया y इनवर्स, और यहाँ लिख दिया आपने h1 और y, यानी कि इनके अंदर y इंटू वाई इनवर्स मैंने इंसर्ट कर दिया। जैसे इसको इंसर्ट किया तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा आपको, दैट y इनवर्स g1 y, और इधर बन गया ये y इनवर्स h1 y। अब आप देख सकते हो ये एक सेपरेट है और ये सेपरेट है, इन दोनों को ब्रैकेट में लगा दीजिए, इसको अलग कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए। तो अब ये दोनों के दोनों जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये भी एक कंडीशंस दिख रही है कि इसमें आपको ये दिख रहा है कि जो आपका G1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये आपका दिख रहा है H1, यानी कि एक टाइप से ये एलिमेंट किसके बन रहे हैं, इस पे ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि आपको ये बात कन्फर्म है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि G1 जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं y इनवर्स और एक एलिमेंट लूं G1 का G1 और y, तो ये डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा, G1 को। और उधर से आप कहते हो कि भाई H1 जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। तो फिर अगर आप लिखो y इनवर्स H1 किससे, इससे, और y ये किसको बिलोंग करेगा, H1 को। तो यानी कि ये एलिमेंट G1 का है और ये एलिमेंट H1 का है, यानी कि ये वाला एलिमेंट किसका है, G1 का, और ये एलिमेंट किसका है, H1 का। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात पे। तो इसका मतलब इधर कौन चल रहा है, इधर चल रहा था y इनवर्स एक्स वाई, ये आया दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन, और दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन कहाँ जा रही है, दोनों जा रही है G1 और H1 में, क्योंकि ये पहला एलिमेंट G1 का, दूसरा एलिमेंट H1 का है। तो दैट बिलोंग्स टू G1 एंड H1। तो जब ये इसको बिलोंग करेगा तो आपने ये प्रूव कर दिया कि G1 एंड H1 जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप बन गया किसका, G का। ओके, और ये हमें बहुत जरूरी चाहिए था, और ये हमने यहां तक प्रूव कर दिया, ये हमारा यहां तक प्रूफ हो गया। ओके, नाउ अब बच्चों आगे क्या करना है। अब आपको ये बात तो कंफर्म है क्योंकि हम ये लेके चले हैं कि आपका जो G1 और H1 है ये दोनों बराबर नहीं है, H1 और G1 बराबर है, क्योंकि सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप G1 को H1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये G1 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि खुद बराबर नहीं है। और अगर आप इस G1 को H1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये H1 के बराबर भी नहीं होगा, राइट हियर। अब G1 क्या है, G1 इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G1 H1। G1 इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G1 H1, ये हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं। ओके, इट मींस इज दैट G1 containing in G1 H1। यहाँ पे इस चीज पे बड़ा ध्यान देना कि ऊपर हम क्या कह रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। तो G1 containing in G1 H1, और सिमिलरली यहीं पे बता देता हूं H1 ये भी तो इज प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G1 H1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H1 होगा that will also properly contained in G1 and H1, राइट है। तो अब यहाँ पे G1 कंटेंट इसमें कर रहा है और H1 भी इसमें कंटेंट कर रहा है, और ऊपर आप क्या बोल रहे हो कि G1 H1 is not equal to G1 and G1 H1 is not equal to G1। तो G1 and H1 आर द मैक्सिमल सब ग्रुप हैं G के, G1 and H1 आर मैक्सिमल सब ग्रुप किसके हैं, G के। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये जो G1 H1 है ये खुद किसके बराबर हो गया, G के। और मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि हमें कहीं ना कहीं इसको इक्वल प्रूव करना होगा, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। यहां तक बात आप आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होगी। देखो G1 H1 को आपने सबसे पहले क्या बनाया, नॉर्मल सब ग्रुप बनाया, यहां तक G1 H1 नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। उसके बाद G1 H1 को मैक्सिमल, क्योंकि इसके दो नॉर्मल सब ग्रुप थे G के, एक था H1 और एक था G1।
आपने दिखा दिया कि H1 भी इसके पास है, G1 भी इसके पास है, इसका मतलब ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। अब अगर ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और तो डेफिनेटली ये क्या होगा, डेफिनेटली ये इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि G के पास अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं वो है H1 और G1, ध्यान देना इस बात पे। तो G1 और H1 अगर नॉर्मल सब ग्रुप है और ये कह रहे हो कि ये आपका मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, और आपकी सीरीज के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले G1 और H1, एक सीरीज में सबसे पहले G1 आता है, दूसरी सीरीज में सबसे पहले H1 आता है। इसका मतलब ऐसा कोई सब ग्रुप हो ही नहीं सकता ऐसा जो G के पास होगा, इसका मतलब ये खुद G ही है। तो G1 H1 इज इक्वल टू G, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 6। ओके ओके वेल, तो हमने G1 और H1 इज इक्वल टू G प्रूव कर दिया। अब वी विल प्रोसीड एंड वी विल सी कि हम मान लेते हैं कि K इज इक्वल टू है G1 एंड इंटरसेक्शन ऑफ H1, ठीक है, इज अ फाइनाइट ग्रुप। ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो K1। ओके दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि K इज इक्वल टू G1 एंड इंटरसेक्शन H1 है, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और ये क्या है, ये एक फाइनाइट ग्रुप है। K इज इक्वल टू G1 एंड इंटरसेक्शन H1। सिंस एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, ये हम लास्ट पढ़ चुके हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट था इस थ्योरम का उसमें हमने यही किया है कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप होता है तो उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज जरूर होती है। तो ये मेरे पास जो K आप देख रहे हैं, ये एक फाइनाइट ग्रुप है, तो इसके मतलब इसके पास एक कंपोजिशन सीरीज जरूर होगी, और वो कंपोजिशन सीरीज हम मान लेते हैं कि वो कुछ ऐसी होगी दैट K इज इक्वल टू K नोट K1 K2 K3 K अप टू Kn, दिस विल बी द कंपोजिशन सीरीज फॉर K, मैं मान लिया। और अब हम क्या काम करते हैं, नाउ कंसीडर द सीरीज। ऑलरेडी मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ले रखी है सीरीज के लिए, जो कि G के लिए सीरीज एग्जिस्ट करती है, बट अब एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन सीरीज में लेके चलता हूं G के लिए। G इज इक्वल टू G नोट, वी नो दैट, एंड G नोट विल G1 कंटेनिंग इन G नोट एंड K कंटेनिंग G1, ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं। K इज अ व्हाट, K इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ G1 एंड H1, मींस K कंटेन करता है G1 में और K कंटेन करता है H1 में भी। तो K कंटेन करता है G1 में, तो K के लिए कंपोजिशन सीरीज, ये पूरी की पूरी कंपोजिशन सीरीज को मैंने यहां से उठाया और यहां पे इंसर्ट कर दिया। एम आई राइट हियर? सिमिलरली K कंटेन करता है H1 में, तो इस K को फिर जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 वाली सीरीज थी, कंपोजिशन सीरीज, जो H, क्योंकि दो ही सीरीज हम लेके चले ना, एक G वाली फॉर्म में, एक H वाली फॉर्म में, तो जो H वाली फॉर्म में यहां से हमने H1 के बाद इसको K को इंट्रोड्यूस कर दिया। बट यहाँ पे आप ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये इक्वल टू का आएगा, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ इक्वल टू आएगा क्योंकि K इज इक्वल टू K नॉट एंड ऐसी सीरीज चलती है। तो ये बच्चों दो हमारे पास कंपोजिशन सीरीज हमारे पास नहीं बन गई है, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9। अब हम क्लेम करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास बनी है ना, ये दोनों ही एक कंपोजिशन सीरीज बनने वाली, किसके लिए, G के लिए, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, G से, एंड कहां पे, एंटीपीनी की दो कंपोजिशन सीरीज है, बट ये G के लिए एग्जिस्ट करेंगी, ये हमारा काम है प्रूव करने का। अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, लेट्स सी। अब जो टू प्रूव दिस रिजल्ट, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट G1 by K इज एंड H1 by K आर सिंपल। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी देखिए, क्योंकि देखो ये जो कंपोजिशन सीरीज है ना, यहां से लेके यहां तक तो कंपोजिशन सीरीज है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसके आगे तो कंपोजिशन सीरीज बन रखी है, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 वाली को एज इट इज फिट किए। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम इससे पीछे है, इससे पीछे जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जरा देखिए, इसके पीछे फैक्टर ग्रुप बनेगा ना, G by H1, am I right here? G by H1, ये रहा, G by H नोट लिखिए या G by H1 लिखिए, G by G1 भी बनेगा, G1 by K भी बनेगा, H1 by K भी बनेगा। तो ये जो फैक्टर ग्रुप्स बनने वाले हैं, इन फैक्टर ग्रुप अगर ये सारे फैक्टर ग्रुप सिंपल हो जाते हैं, क्यों, सिर्फ सिंपली तो प्रूव करने, क्योंकि G1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1, K इज नॉर्मल, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव नहीं करने, हमें सिर्फ सिंपल प्रूव करना है। अगर हम सिंपल प्रूव करते तो हमारे पास ये जो 8 और 9 इक्वेशन है, ये हमारे पास कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की आइडेंटिटी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, जो कि हमारे पास दो नॉर्मल सब ग्रुप दिए होते हैं, एक H और एक K। आई थिंक आप सबने ये थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, H और K नॉर्मल सब ग्रुप है, तो दिस आई थिंक, वो भी मैं थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट वो फंडामेंटल थ्योरम की यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करता हूं, G1 H1 by H1 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 by G1 इंटरसेक्शन H1। G1 भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है, H1 भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और G1 H1 भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो उनके लिए ये एग्जिस्ट करेगी चीज। अब देखो दोस्तों, G1 H1 इस G1 H1 को हमने प्रूव किया था क्या, G, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो G1 H1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, G, और H1 का H1 रह गया, इज आइसोमॉर्फिक टू, इस G1 को G1 रख दिया, और G1 इंटरसेक्शन H1 क्या है, दैट इज इक्वल टू K, हम ऑलरेडी लेके चले। तो यानी कि एक तो इसको आपको यहां से हटा दिया, और एक मैंने इसको हटा दिया, इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, बाकी एज इट इज है सब कुछ, ठीक है।
ओके नाउ ये बन गया G by H1 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 by K। अब आपको ये पता है कि G by H1 एक सिंपल ग्रुप है। कहां से? इक्वेशन नंबर थर्ड से। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है जरा देख लें क्या। इक्वेशन नंबर थर्ड पे चलते हैं जल्दी से, जल्दी बहुत थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 5 आ गई है। इक्वेशन नंबर थर्ड ये थी। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास ये थी, ये कंपोजिशन सीरीज है G के लिए, H0 H1 H2 H3 दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं G by H1 कहीं ना कहीं बन रहा है, तो ये आपके पास यही फॉर्म बता रही है कि आपके पास जो ये कंपोजिशन सीरीज बनी है दैट इज G by H1, ये एक सिंपल सब ग्रुप है, सिंपल नॉर्मल सब ग्रुप है। तो सिंपल है तो डेफिनेटली आइसोमॉर्फिक इसके G1 by K के, तो इसका मतलब G1 by K भी क्या हो गया? सिंपल हो गया। सिमिलरली अब अगर इसको थोड़ा घुमा के बनाओ, यानी कि आप G1 जहां पे H1 यूज किया वहां पे आप G1 यूज करो, यानी कि ये H1 की जगह पे मैंने G1 ले लिया और इस G1 की जगह मैंने H1 ले लिया, क्योंकि G1 और H1 दोनों ही तो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, इस बार ऊपर H1 ले लिया है, तो इससे भी एक फॉर्म बन जाएगी, वो बन जाएगी G by G1 और H1 by K। अब आपको फिर पता है कि G1 by G इक्वेशन नंबर 2 से सिंपल होता है, तो ये सिंपल है तो H1 by K भी सिंपल हो जाएगा, यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि आपका G1 by K भी सिंपल है और आपका H1 K भी सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि जितने भी फैक्टर ग्रुप एक्स्ट्रा थे इक्वेशन नंबर 8 में और इक्वेशन नंबर 9 में, इन दोनों में जो भी फैक्टर ग्रुप थे वो दोनों क्या बन गए? सिंपल बन गए। और यही तो काम चाहिए था हमें। अगर अब वो सिंपल बन गए तो हमारे पास ऑलमोस्ट हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, क्योंकि अगर ये दोनों सिंपल बन गए तो ये जो कंपोजिशन सीरीज थी इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 की, ये कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करगी किसके लिए? G के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर ग्रुप है, फर्स्ट फैक्टर ग्रुप ऑफ 8 is isomorphic to the second factor group of 9 and the second factor group of 8 and are the isomorphic to first factor group of 9। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जितने फैक्टर ग्रुप बनेंगे वो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। शुरू से थोड़ा सा वो है, फर्स्ट वाला सेकंड किया और सेकंड वाला फर्स्ट किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, और हेंस इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास प्रूव हो गई, तो दोनों इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 आर इक्विवेलेंट है। और अगर इक्विवेलेंट है सो अब चलते हैं थोड़ा केस नंबर फर्स्ट की तरफ, थोड़ा मैं प्रोड्यूस करता हूं कि आपने प्रूव कर दिया, ठीक है 8 और 9। अब आपके माइंड में आ रहा है सर हमें ये थोड़ी प्रूव करना था, हमें तो इक्वेशन नंबर 2 और जो 3 ली थी हमारे पास, जो कंपोजिशन सीरीज हमने एग्जिस्ट मानी थी, हमें तो उनको प्रूव करना चाहिए था, इनको नहीं प्रूव करना चाहिए था। तो चलिए ठीक है, उनके भी प्रूव बात कर लेते हैं। और इन इक्वेशन और 8 और 9 को मैं थोड़ा सा जोड़ता हूं इक्वेशन नंबर 2 और 3 के साथ। तो अब देखिए केस नंबर फर्स्ट हमारे पास जो माना था हमने, केस फर्स्ट में वी कैन से दैट कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 8 आर इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 8, तो देखेंगे जरा इक्वेशन नंबर 2 और 8 कौन सी है। तो देखो 8 कौन सी है, पहले 8 को देख लो, सॉरी ये 8 इक्वेशन नंबर 8 कहां से? G है, G0 G1 G2 G6 और अप टू Km इज इक्वल टू E। ये इक्वेशन 8 और 2 आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। इक्वेशन नंबर 2 कैसी? यहां से G से शुरू होती तो लास्ट पर तक क्या तक जाती थी? याद कीजिए G1 G2 Gn और आपकी जाती थी K तक, क्योंकि G के लिया था हमने सबसे लास्ट पे, ठीक है। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थी, यहाँ पे G के है। तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि अभी तो आपने बताया ना आपने कि सारे फैक्टर ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक आ गए, तो डेफिनेटली ये दोनों सीरीज भी आपस में आइसोमॉर्फिक होंगी। अगर ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगी तो डेफिनेटली क्या होगा? K। उस सीरीज का लास्ट कौन था? K, ठीक है। और इस सीरीज में अब आपको लग रहा हो इस सीरीज में लास्ट कौन है? M। भाई लास्ट तो M है, बट इसके पास दो एलिमेंट फालतू भी तो है, इसलिए इसको मैं M+2 लिखना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो M तक जाता है, बट हम इन दोनों को तो नहीं भूल सकते ना, G1 और G0 को, ये दोनों फालतू है हमारे पास, इसलिए मैं इसको M+2 यानी कि G से लेके अगर मुझे E तक लिखना है तो ये M+2 बोले जाएंगे। इसका मतलब वहां से अगर आपको लिखना है तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M+2। सिमिलरली अगर इक्वेशन नंबर 3 और 9 को कंपेयर करोगे तो वो आएगा L इज इक्वल टू M+2, क्योंकि वो L तक जाती थी। तो यहाँ देखो M+2 यानी K इज इक्वल टू M+2, L इज इक्वल टू M+2। इसका मतलब ये सिंपल हो गया कि दोनों बराबर हैं, यानी कि K और L क्या है? इक्वल हो गए। अब K और L इक्वल हो गए तो यानी कि वो जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 वाली हमारी सीरीज थी वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो गई ना, राइट। तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 इक्विवेलेंट है, दैट इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 2 और 3 भी इक्विवेलेंट होगी, और ये हमारी थ्योरम थी और इसी को हमें प्रूव करना था। हेंस एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G आर इक्विवेलेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। और इस थ्योरम के जो नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।